गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम सब्जेक्ट में हम सब व्यावसायिक अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हम सब ने समष्टि आर्थिक विश्लेषण का व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में योगदान तथा उसकी समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाओं का अध्ययन हम सब ने बिंदुवार अध्ययन किया था। अब समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र वो क्या है, उनके क्या महत्व है, इन सब के बारे में समझने के बाद में हम सब आज के इस वीडियो में जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में आपस में क्या संबंध है तथा इनमें अंतर क्या है, तथा व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र है या समष्टि या दोनों, या तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए हम सब यह मानते हैं कि व्यष्टि और जो समष्टि की दोनों शाखाएं हैं, उनका आर्थिक विश्लेषण में काफ़ी महत्व है। ये दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। एक अध्ययन के लिए दूसरे का अध्ययन आवश्यक है, जो कि अपन पिछले इनके जो लेक्चर आपने लिए हैं उनसे आप समझे भी होंगे। इसके लिए प्रोफेसर सैमुएल्सन ने कहा है कि वास्तव में व्यष्टिगत एवं समष्टिगत अर्थशास्त्र में कोई विरोध ही नहीं है, दोनों अत्यंत आवश्यक है। यदि आप एक को समझते हो दूसरों को नहीं समझते तो आप अर्ध शिक्षित कहलाते हैं। इसका मतलब आपको दोनों का अध्ययन दोनों आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन आवश्यक होता है, अन्यथा आप अर्थव्यवस्था को समझ नहीं पाओगे। इसके लिए अपन दो बिंदुओं के माध्यम से अपन इसको समझ सकते हैं कि इनके बीच में आपस में क्या संबंध है। पहला है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। कैसे है? यानी व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के जो अध्ययन करते हैं उनमें आपको समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का सहारा लेना ही पड़ता है। जैसे एक फर्म मजदूरों को मजदूरी देती है तो वह इस बात पर निर्भर है कि दूसरी फर्में क्या मजदूरी दे रही है। इसी प्रकार से आप कोई वस्तु की कीमत तय करते हो तो वह केवल उसी वस्तु की मांग और पूर्ति पर निर्भर नहीं करती बल्कि दूसरी वस्तुओं की मांग और पूर्ति पर भी निर्भर करते हैं, जिसको अपन आड़ी रोस या वो कहते हैं। कोई फर्म कितना माल बेचेगी यह केवल उस फर्म के द्वारा बनाई गई वस्तुओं की कीमत पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि अन्य फर्मों के द्वारा क्या पूर्ति हो रही है, क्या बाज़ार में उसकी क्या सप्लाई कैसे है, अपनी सप्लायर है या और भी है, तो उस पर भी वो निर्भर करेगा। तो स्पष्ट है कि मतलब अपने को व्यष्टि आर्थिक जो अर्थशास्त्र है उसका अध्ययन के लिए अपने को समष्टि की सहारा भी लेना पड़ता है। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु है, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। यानी कैसे? समष्टि में मतलब अपन समूह का अध्ययन करता है। अब समूह क्या है? समूह व्यक्तिगत इकाइयों से ही बना है, जबकि व्यष्टि में अपन व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। तो समूह के अध्ययन के लिए पहले अपने को व्यक्तिगत अध्ययन तो आवश्यक है। और जिस प्रकार से समाज क्या है, समाज में सभी व्यक्तियों से ही मिलकर के समाज बनता है। ऐसे थोड़ी है कि ये समाज हो गया जी, सभी व्यक्तियों का समूह समाज कहलाता है। इसी प्रकार से सभी व्यक्तिगत इकाइयों, चाहे वो उपभोक्ता हो, मांग हो, विश्लेषण हो, तो अपन इनमें जब उपभोग का अध्ययन करते हैं तो उपभोग व्यक्तिगत उपभोग होता है, एक सामूहिक। अब सामूहिक क्या होगा? सभी व्यक्तिगत इकाइयों का जो द्वारा जो उपभोग किया जा रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, उसी को अपन कुल में अगर करें तो वह सामूहिक रूप से उपभोग कहलाएगा। तो इस प्रकार से वास्तव में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में विभिन्न इकाई का जोड़ होगा तो ही अपन संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझ पाएंगे। राष्ट्रीय अध्ययन के लिए भी प्रति व्यक्ति आय का अपन अध्ययन आवश्यक है। ऐसे थोड़ी अपन सीधे ही अपन कह देंगे नहीं, बोले ये तो राष्ट्रीय आय ये होगी। अपन सभी एकल इकाइयों का जब अध्ययन कर लेंगे तो समूह का अध्ययन भी आसानी से हो जाएगा। इसके लिए दोनों एक हम कह सकते हैं कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे में बहुत घनिष्ठ संबंध है, ये एक दूसरे पर निर्भर भी है और एक दूसरे के पूरक भी अपन इसको कह सकते हैं। जैसे सैमुएल्सन ने कहा कि अगर आपने व्यष्टि का अध्ययन किया समष्टि का नहीं किया तो आप अर्धशिक्षित कहलाओगे। और ऐसे अपन कह सकते हैं जिस प्रकार से अपन मनुष्य चलता है तो बाएं
और दायां, दोनों पैरों की अपने को आवश्यकता होती है। अपन अकेले पैर से थोड़ी चल पाएंगे। बायां कदम रखा तो दाहिना रखना पड़ेगा आगे, फिर दायां रखा तो फिर बायां फिर रखना पड़ेगा। इस प्रकार से एक दूसरे के पूरक है और आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए भी समष्टि और व्यष्टि दोनों अर्थशास्त्र का अध्ययन करना जरूरी होता है। अब हम इन दोनों में क्या अंतर है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर के जो 7-8 बिंदु आपको दिए हुए हैं, इन बिंदुओं के माध्यम से बताएंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर से मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन इनमें जो अध्ययन का तरीका है, अध्ययन के जो सिद्धांत है, उनमें क्या मुख्यतः विभिन्नता पाई जाती है। तो उनमें पहला है सामूहिकता के स्तर में अंतर, डिफरेंसेस इन द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में जो आर्थिक तत्वों में है वो सामूहिकता के स्तर के आधार पर अंतर पाया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, आप अकेली आर्थिक इकाई कोई भी एक व्यक्ति हो सके, वो फर्म हो सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति या कोई भी एक उद्योग, उसका अध्ययन करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम सारी अर्थव्यवस्था के अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से अध्ययन का तरीका हो गया, व्यष्टि में अपन व्यक्तिगत इकाई का और समष्टि में समूह का अध्ययन करते हैं। उद्देश्य के आधार पर अंतर क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में उद्देश्य के क्या है कि साधनों का उचित बंटवारा से संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं और नीतियों का अध्ययन करता है। इसके विपरीत अपने समष्टि अर्थशास्त्र में साधनों का पूर्ण रोजगार किस प्रकार से हो, साधनों के विकास से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं। अगला बिंदु है आधारभूत अंतर। जो इसमें क्या है इन दोनों में, इसके लिए आधारभूत अंतर है जो प्रोफेसर जी थिमैया ने बताया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं का मुख्य निर्धारक कीमत होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं का मुख्य निर्धारक आय होता है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में अपन उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादन के साधन आदि आर्थिक तत्वों अपने निर्णय कीमतों के आधार पर लेते हैं। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र में कुल उपभोग, कुल निवेश आदि से संबंधित निर्णय आय के आधार पर लिए जाते हैं। ये इसका कोर डिफरेंस माना जाता है। अगला बिंदु है अध्ययन का तरीका, मेथड्स ऑफ स्टडी क्या है। अपन व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या मान लेते हैं, अन्य बातें समान रहेगी, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इसका मतलब क्या है, हम किसी भी क्रिया से संबंधित केवल महत्वपूर्ण तत्वों का अध्ययन करते हैं। जैसे मांग का नियम है अपना, उसमें हम केवल मांग और कीमत के संबंध का अध्ययन करते हैं। अब वो ताकि मांग में पर आय, उसकी रुचि, आदत, अपन ये कहते थे ना, उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके स्वभाव रुचि में परिवर्तन नहीं होगा, आदत में परिवर्तन नहीं होगा, दूसरी वस्तु की कीमतों में परिवर्तन नहीं होगा, तो ये सब स्थिर मान लेते हैं। ये अपने अध्ययन का तरीका है। अध्ययन के इस तरीके को अपन आंशिक संतुलन विधि भी कहा जाता है। जबकि समष्टि आर्थिक विश्लेषण में बड़े बड़े महत्वपूर्ण समूह को बांट लिया जाता है, जैसे कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल उपभोग, निवेश, और इन तत्वों की परस्पर निर्भरता का अध्ययन किया जाता है। और एक आर्थिक तत्व में परिवर्तन आने पर दूसरे का प्रभाव भी पड़ता है, जबकि उसमें स्थिर मान लिया जाता है व्यष्टि में। इसलिए इस तरीके को सामान्य संतुलन विधि भी कहा जाता है। अगला बिंदु है विरोधाभास। विरोधाभास से क्या तात्पर्य है, व्यष्टि एवं समष्टि क्रियाओं में कई बार विरोधाभास होता है। वो आपको बताया भी है। जैसे मान लो आप एक व्यक्ति बैंक से अपनी सारी जमा राशि निकाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे व्यक्ति बैंकों से राशि निकाल लेंगे तो क्या होगा, बैंक फेल हो जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति बचत करे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता, सारे ही बचत करने लग जाए तो उसका प्रभाव पड़ता है। जो उदाहरण बार बार आपको दिया है, कोई व्यक्ति कहे मैं तो इतने रुपए कम कर दूंगा मजदूरी की, तो क्या बाजार में मजदूरी की दर कम हो जाएगी ना, वो सभी करे तो उसका असर पड़ता है। तो ये विरोधाभास होता है। अगला बिंदु है मान्यताएं, एजम्पशन क्या है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की मान्यताएं दोनों में अलग अलग होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मान लिया जाता है कि देश में मान लो पूर्ण रोजगार है, कुल उत्पादन है, कुल व्यय निश्चित है, और उपभोक्ता की आय, स्वभाव, रुचि में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में इस बात को माना जाता है कि देश में साधनों का बंटवारा कैसे हो रहा है, यह निश्चित है। इस मान्यता के आधार पर अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि साधनों को पूर्ण रोजगार कैसे प्राप्त हो।
जबकि उसमें स्थिर फिक्स मान लिया जाता है कि देश में पूर्ण रोजगार की अवस्था विद्यमान है। विश्लेषणात्मक अंतर, विश्लेषणात्मक यानी व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संतुलन से है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध असंतुलन की स्थिति में आर्थिक तत्वों के व्यवहार के अध्ययन से होता है। लास्ट है परिवर्तन। परिवर्तन से मतलब व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का अंतर इस बात पर निर्भर होता है कि कई आर्थिक क्रिया व्यक्तिगत दृष्टिकोण से तो बदल रही है, परंतु सामूहिक दृष्टिकोण पर यह स्थिर रहती है। जैसे कई परिवारों में मान लो सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है, परंतु कई परिवारों में सदस्य संख्या कम हो जाती है, इसलिए औसत निकालने पर जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लास्ट में यही कह सकते हैं कि मतलब ये जो अंतर अपन ने समझे, ये अंतर केवल अध्ययन के हिसाब से है, बाकी का अंतर इनमें यह नहीं मानना चाहिए कि दोनों एक दूसरे से अलग है। अब आज का लास्ट बिंदु है अपना, क्या अपन व्यावसायिक अर्थशास्त्र को व्यष्टि अर्थशास्त्र मानेंगे या समष्टि अथवा दोनों। तो इसके लिए अपन इनके सिद्धांत तो अपन अभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अपन ने इनके जो व्यष्टि और समष्टि का जो क्षेत्र है अध्ययन का, उनको भी अपन ने समझा है। उनसे अपने को यही सिद्ध होता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है, अपने जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है वो निश्चित रूप से व्यष्टि अर्थशास्त्र ही है। अपन ने जो इसकी विशेषताएं पढ़ी थी, किंतु अपन ने यह भी पढ़ा था कि कई समस्याएं ऐसी होती है जिनमें अपने को समष्टि का सहारा भी लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं बेशक रूप से आधारभूत रूप से तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है व्यावसायिक अर्थशास्त्र, परंतु हमें समष्टि अर्थशास्त्र की भी सहायता लेनी होती है, क्योंकि इसका कारण है कि व्यक्तिगत इकाइयाँ उन्हीं परिस्थिति में काम करती है जिनमें फर्में या उद्योग कार्य करती हैं। यदि उसको बने रहना है तो अर्थव्यवस्था के अनुरूप अपने उद्देश्यों, नियोजनों और प्लानिंग को संशोधित करना पड़ेगा। राष्ट्रीय नीतियों के आधार पर उनको समन्वित करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो के माध्यम से व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में आपस में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या अंतर है, तथा व्यावसायिक अर्थशास्त्र मुख्य रूप से क्या है, व्यष्टि है या समष्टि। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी पूरा होता है। आगे के हम जो अपना थर्ड चैप्टर है मान विश्लेषण, जिसमें अपन उपयोगिता दृष्टिकोण या संख्यावाचक दृष्टिकोण जो प्रोफेसर मार्शल ने दिया वो पढ़ेंगे। फिर अपन जो संख्यावाचक के बाद में इसी का पूरा अध्ययन वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। धन्यवाद।